दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 20। कछुआ, कायर और अभिमन्यु तीनों हक्के बक्के रह गए थे। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरवाजे की दहलीज पर युग बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे, जिसके कारण उसका सीना साफ साफ दिख रहा था। उसके सीने पर स्क्रोच के कुछ निशान थे। उन्हें स्क्रोचों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि लड़की ने अपने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। युग का पूरा शरीर बरसात के पानी में भिगा हुआ था। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे सुनकर किसी की भी दिल दहक जाए। अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, ये यार, ये युग को क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गया? कायर और कछुआ तो युग को इस हालत में देखकर इतने चकित हो गए थे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनकी आवाज उनके गले में ही फंसकर रह गई थी। अभिमन्यु नीचे झुकते हुए कहता है, युग को हिलाते हुए कहता है, युग, ओ युग, उठ यार, ये क्या हो गया है तुझे? कछुआ डरते हुए कहता है, यार युग, कहीं भगवान को तो प्यारा नहीं हो गया हो? कायर कछुए पर गुस्सा करते हुए कहता है, कभी तो अच्छा सोच लिया कर कछुए, जब देखो मनहूस बोलते रहते हो। अभिमन्यु युग का हाथ पकड़ता है और उसे उसकी नब्ज चेक करने लग जाता है। कायर अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ, चल रही है या नब्ज? अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ चल रही है, भगवान का शुक्र है। एक काम करो, जल्दी से उठाओ और अंदर ले चलो। अभिमन्यु युग के दोनों पैर पकड़ता है और कछुआ कायर मिलकर युग के हाथ पकड़ लेते हैं और उसे उठाने लग जाते हैं। अभिमन्यु, कायर और कछुए ने युग को उठाकर अभी 1-2 कदम ही बढ़े थे कि तभी कछुआ जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। कायर अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? अंदर चलना। कछुआ घबराते हुए कहता है, अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहता है, ये यार, वो देख सामने। जब अभिमन्यु कायर सामने की ओर अपनी नजर करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कई जुगनुओं का झुंड थे जो जगमग जगमग रहे थे। उन जुगनुओं ने अलग ही रोशनी कर दी थी, जिस कारण लग ही नहीं रहा था कि बाहर रात थी। पीली रोशनी गिरी हुई कोठी के आसपास का सारा इलाका जगमगा गया था। कायर अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये इतने सारे जुगनू कहां से आ गए? कछुआ उन्हें जुगनुओं को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, पता नहीं यार, और वो भी बारिश में। मैंने आज तक इतने सारे जुगनुओं को कभी नहीं देखा था। मैंने भी यार, पहले वो किश्नोई नदी पर मरे हुए कौवों का मिलना और अब ये इतने सारे जुगनू, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब एक चीज है, संकेत हो कोई बुरी घटना घटने के पहले के। अभिमन्यु कछुए और कायर पर चिढ़ते हुए कहता है, कैसे दोस्त है बे तुम दोनों? यहाँ पर युग बेहोश पड़ा हुआ है और तुम दोनों जुगनुओं की पड़ी है। कायर अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए कहता है, सॉरी यार, वो जुगनुओं को देखकर भूल गए थे कि हम दोनों युग को भी अंदर ले चलते हैं। इतना कहकर कायर, अभिमन्यु और कछुए मिलकर युग को कोठी के अंदर ले जाते हैं और सोफे के ऊपर सुला देते हैं। कायर युग के गाल थप्पड़ मारते हुए कहता है, युग, ओ युग, उठ यार, उठ भाई। कछुए, पानी दे जरा, हो सकता है पानी डालने पर होश में आ जाए। कछुआ युग के शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहता है, यार, ये पूरा पानी से भीगा हुआ है और तू कह रहा है कि पानी लाकर दे। मुझे लगता है पानी डालने से कुछ होने वाला है। यार तू दे तो। मैंने अक्सर देखा है कि फिल्मों में जब भी कोई बेहोश होता है तो उसके ऊपर पानी डालने से वो होश में आ जाता है। यार, वो रियल लाइफ है। रियल राइफल और रियल लाइफ में फर्क होता है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, यार तू दे तो मुंह मत चला ज्यादा। फिल्मों में और किसी कहानियों में जो चीज दिखाई जाती है वो कभी भी सच भी होती है। भूल मत, कहानियों और फिल्मों को हमारी असली जिंदगी में से ही लिया जाता है।
कायर की बातें सुनकर कछुआ समझ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कायर युग के चेहरे पर पानी ढालकर ही रहेगा। इसीलिए कछुए ने चाहते हुए भी पानी की बोतल उठाने लग जाता है। सोफे के पास ही कुछ शराब और पानी की बोतल रखी हुई थी, जिसे कुछ देर पहले ही वह तीनों मिलकर पैक बनाने वाले थे। कछुआ बिना नीचे देखे ही उनमें से एक बोतल उठा लेता है और वो की पूरी बोतल युग के चेहरे पर डाल देता है। जब बोतल में का पानी युग के चेहरे पर गिरता है तो कछुआ देखता है कि वो पानी नहीं बल्कि शराब थी, जो उसने युग के चेहरे पर पलट दी थी। कायर मुंह फाड़ते हुए कहता है, कछुए ये क्या किया तूने? तुझे पानी डालने को बोला था, तुझे शराब क्यों डाल दी उसके चेहरे पर? कछुआ अपना सिर खुजाते हुए कहता है, सॉरी यार, गलती से हो गया, मैंने देखा नहीं था। क्या कहा? गलती से? तू ना सारे काम बिगाड़ता है। कायर अपनी बातें पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे टोकते हुए कहता है, यार चुप बैठो, थोड़ी देर तक युग को होश आ रहा है, देखो उसकी उंगली मूवमेंट कर रही है। युग ने अपने हाथों की उंगली हिलाना शुरू कर दिया था। अगले ही पल धीरे धीरे से युग अपनी आंखें खोल देता है। जैसे ही युग अपनी आंखें खोलता है तो अभिमन्यु बौखलाहट के साथ पूछता है, युग तू ठीक है तो है ना? युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, हाँ ठीक हूँ, बस सिर भारी भारी लग रहा है। अभिमन्यु अगला ही कोई सवाल पूछता पाता उससे पहले ही कायर युग पर अपना सवाल ताक देता है। युग एक बात बता, तू दरवाजा खटखटाने के बाद बेहोश हुआ था या उससे पहले? युग कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है, अबे कैसी सवाल कर रहा है कायर, जाहिर सी बात है ना, दरवाजा खटखटाने के बाद ही बेहोश हुआ होगा। कोई भूत थोड़ी दरवाजा खटखटा कर भाग जाएगा। क्यों युग, मैंने सही कहा ना, तुझे दरवाजा खटखटाया कर बेहोश हो गया था ना? ये सब छोड़ो और ये बात, तू बेहोश कैसे हो गया था? युग अपने सर पर दबाव बनाते हुए हड़बड़ाते हुए कहता है, मैं बेहोश कैसे हुआ? वो लड़की। अभिमन्यु अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तू किस लड़की की बात कर रहा है युग? वही यार जिसने मुझे नदी पार करवाई थी, वो लड़की कमल का फूल। कायर अपना सर खुजाते हुए कहता है, लड़की तक तो ठीक था, पर अब बीच में कमल का फूल कहाँ से आ गया? गुलाब का तो होता तो चल भी जाता। लड़कियों को गुलाब के फूल दिए जाते हैं, पर कमल के फूल लेटरिए। कायर हैरानी के साथ पूछता है, तू किस लड़की की बात कर रहा है युग? यार मुझे ना रोंगामुचा घाट पर एक लड़की। युग ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसकी शराब की गंध आने लग जाती है। वो अपने कपड़ों को गंध लेते हुए कहता है, ये मेरे कपड़ों में से शराब की बदबू क्यों आ रही है? कछुआ अपना सिर झुकाते हुए कहता है, यार सॉरी यार, वो तू है ना बेहोश था तो पानी डालने के चक्कर में मैंने गलती से तेरे ऊपर शराब डाल दी। युग इस बात पर कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही अभिमन्यु युग से पूछता है, युग तू इतनी रात में क्यों आया? तुझे नदी पार करने की क्या जरूरत थी? देखा नहीं बाहर कितनी जोरदार बारिश हो रही थी? यार कुछ नहीं, वही पुरानी बात, बचपन में पहले पापा का बड़े पापा के साथ झगड़ा होता था और अब उन्हें मेरा मूड खराब कर दिया, इसलिए यहाँ पर आ गया। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मूड खराब कर दिया? पर कैसे और किस बात पर झगड़ा हो गया तेरा आते से ही उनके साथ? युग अपना सर पकड़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, अभी मेरे किसी सवाल का जवाब देने का मन नहीं कर रहा है। मेरा बहुत सर दुख रहा है, मैं कल सुबह है सब कुछ बता दूंगा ना। ठीक है, तू जा, पहले कपड़े चेंज कर ले, फिर सो जाना, हम सुबह बात करते हैं इस बारे में। युग अपनी जगह से उठता है और सीढ़ियों चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है कि लगता है आज मुझे अकेले ही यक्षिणी का पता लगाना पड़ेगा। युग के वहां से जाते ही कछुआ कहता है, यार अब तो युग भी आ गया है, आकर अपने कमरे में भी चला गया है सोने। अब हम लोग कार्यक्रम शुरू करें? कायर शराब की बोतल उठाते हुए कहता है, हाँ करते हैं शुरू। वैसे भी एक
एक बोतल तो तू पहले ही युग के चेहरे पर पिला चुका है। कुछ ही देर में शराब के कई पैक बनाते हैं और वो सारे पैक कायर, अभिमन्यु और कछुए के शरीर के अंदर उतर जाते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों नशे के धुत में हो जाते हैं। कायर और कछुए को सबसे ज्यादा चढ़ी थी, पर अभिमन्यु ने लिमिट से पी थी, क्योंकि उसे पता था आज रात उसे एक बहुत जरूरी काम को अंजाम देना था, वो भी अकेले। कायर पैग पीते हुए कहता है, तो अर्ज किया है। कछुआ झट से कायर को रोकते हुए नशे में कहता है, 2 मिनट 2 मिनट, एक बात बता, ये तू जब भी शराब पी लेता है तेरे अंदर का शायर क्यों जाग जाता है? कायर भी नशे में कहता है, तू नहीं समझेगा कछुए, ये शराब चीज ही ऐसी अंदर जाते ही तो सारे गम निकाल देती है। यार मेरे अंदर के तो गम निकल गए, बस जब भी अंदर जाती है तो बस सारा सूसू बाहर निकाल देती है। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु हंसने लग जाता है। कायर कहता है, क्योंकि तेरे अंदर गम है भी नहीं कछुए। गम क्यों, तेरे अंदर तो सारी फीलिंग ही नहीं है। तू हमें शायर, लेखक, कवि लोगों को नहीं समझ सकता। हमारे अंदर ना बहुत गम होता है, इतना गम कि सागर का पानी भी उसके आगे कम लगेगा। हम लोगों की जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिलता, पर अपनी शायरी कहानी के जरिए में हम लोगों को प्यार करना सिखा देती है। उन्हें प्यार की कदर करना सीखते रहते हैं। हमारी जिंदगी खुद गमों की भरी रहती है, पर हम लोगों के गम बुलाने के लिए लिखते रहते हैं, ताकि उन सुकून के 2 पल मिल जाएं। वो शब्द पढ़कर समझे। अभिमन्यु के और पैक बनाते हैं और कायर को देते हुए कहता है, यार कायर, तू ये सब छोड़ना, ये शायरी सुनाना जो सुनाने वाला था। कायर एक ही बार में वो पूरा पैक घट जाता है और बहकते हुए कहता है, हाँ तो अर्ज किया। ऊपर वाले का पता था ये दुनिया बड़ी खराब है, इसलिए उसने हमें जैसों के लिए बनाई शराब है। अभिमन्यु दांत देते हुए कहता है, वाह वाह वाह। कायर आगे कुछ कहता उससे पहले अभिमन्यु आगे जुमला गढ़ते हुए कहता है, जिंदगी के बाद मौत, मौत के बाद जिंदगी। यही सारे राज जानने के लिए हम सब बेताब हैं। कछुआ मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, तो दोनों ये राज की बात किस को बताना मत, मैंने डर से मारे अपनी पैंट पर कर दी पेशाब। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु और कायर अपनी नाक बंद करने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद कायर और कछुए के नशे में इतने धुत हो जाते हैं कि अपनी सुध बुध खो जमीन पर ही सो जाते हैं। पर अभिमन्यु अभी तक जाग रहा था। आखिर इस पल का इंतजार वो कर रहा था कि कब सब लोग सोएं और कोठी की शांति हो और वो कब यक्षिणी का पता लगाए। अभिमन्यु बिना किसी हरकत के आराम से अपनी जगह पर से उठता है और अपनी पैंट के जेब में से इंफ्रारेड थर्मामीटर निकालता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर मोबाइल के आकार का देखने वाला डिवाइस होता है, जो बताता है कि तापमान परिवर्तित किस साइड से हो रहा है, कमरे के अंदर से, बाहर से या किसी और साइड से। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर भी ऐदर से शक्ति होती है वहां पर टेम्परेचर कभी भी अपने आप चेंज होते रहता है। इसी तिथि के आधार पर आज अभिमन्यु गिरवी कोठी के अंदर यक्षिणी है या नहीं, इसका पता लगाने वाला है। अभिमन्यु इंफ्रारेड थर्मामीटर को ऑनलाइन कर देता है। उसके अंदर लाल इंडिकेटर लाइट जलने लग जाती है। जब अभिमन्यु इंफ्रारेड थर्मामीटर के डिस्प्ले पर नजर पड़ती है तो वो देखता है कि टेम्परेचर 44 डिग्री था। अभिमन्यु चिंतित होते हुए खुद से कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है, बाहर तो बारिश हो रही है, इस वजह से मौसम ठंडा होना चाहिए, इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे हो सकता है, लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, एक काम करता हूँ, बाहर टेम्परेचर चेक करके देखता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाते जा रहा था, उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंद आती जा रही थी। वो पसीने के कारण भीगने लग गया था। जब अभिमन्यु दरवाजा खोलता है और अपना इंफ्रारेड थर्मामीटर दरवाजे के बाहर
निकाल कर बाहर का टेम्परेचर नोट करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाहर का टेम्परेचर 28 डिग्री था। अभिमन्यु अपने माथे का पसीना पूछते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? इतना टेम्परेचर कैसे हो सकता है? अंदर बाहर के टेम्परेचर में इसका मतलब यही है कि यक्षिणी कहीं नहीं गई है, वो इस गिरवी कोठी में ही है। इस गिरवी कोठी में कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जरूर है। इतना कहकर अभिमन्यु घूंट गले से नीचे उतारता है। अभिमन्यु झट से दरवाजा बंद कर देता है और ये पता करने की कोशिश करने लग जाता है कि ये यक्षिणी गिरवी कोठी के अंदर है तो कहाँ पर है। अभिमन्यु अपना हाथ लंबा करता है और इंफ्रारेड थर्मामीटर को अपने लेफ्ट राइट करने लग जाता है। जैसे ही अभिमन्यु अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है, हैरानी के साथ कहता है, ये क्या? टेम्परेचर एकदम से आगे बढ़ते ही कम कैसे हो गया? इंफ्रारेड थर्मामीटर को टेम्परेचर 43 डिग्री हो गया था। अब जैसे जैसे अभिमन्यु अपने कदम कोठी के अंदर की ओर बढ़ाते जा रहा था, टेम्परेचर कम होते जा रहा था। इंफ्रारेड थर्मामीटर में डिप्लेशन पर ऊपर की तरफ का एरो दिखा रहा था, जिसका मतलब था कि अदृश्य शक्ति ऊपर है। यह देखकर अभिमन्यु खुश होते जा रहा था। उसके दिल में तसल्ली मिल रही थी, यह सोचकर कि यह अदृश्य शक्ति और कोई नहीं बल्कि यक्षिणी है जो अभी भी ऊपर वाले कमरे 666 में कैद है। पर इस बात पर पूरी तरह विश्वास करने के लिए अभिमन्यु ऊपर कमरे की ओर अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जब अभिमन्यु सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि टेम्परेचर 13 डिग्री हो गया था। वह ठंड के मारे कांपने लग गया था। अभिमन्यु समझ ही नहीं पा रहा था कि ऊपर और नीचे की एरियर में इतना टेम्परेचर डिफरेंस कैसे हो सकता है। अभिमन्यु रूम के नंबर 666 के बस 2-3 कदम ही दूर था। तभी वो इंफ्रारेड थर्मामीटर के डिफ्लेशन में देखता है कि एरो अचानक चेंज हो गया था और वो एरो रूम नंबर 666 के बगल में जो रूम था उसकी ओर इशारा कर रहा था। अभिमन्यु चिंतित हो गया था, ये कैसे हो सकता है? एरो बगल वाले रूम में कैसे दिख रहा है? यक्षिणी तो रूम 666 में कैद है। अभिमन्यु बिना कुछ सोचे समझे रूम 666 के बगल वाले रूम के दरवाजे को धक्का देता है और वो दरवाजे चरमराते हुए धीरे से खोल जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।